Good morning, students. So, today we are going to start with the first chapter of economics, that is Introduction to Statistics. So, first we want to understand that what is the use of statistics, why we are studying statistics in economy. So, let me tell you, economics is basically based on the economic scenario, the qualitative features of economics. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ये बोलूँ कि इंडिया की जीडीपी बढ़ रही है या इंडिया की जीडीपी कम हो रही है, सो विद दिस सेंटेंस आपको ये समझ में आ रहा है कि हाँ, जीडीपी में चेंजेस तो है. वो चेंजेस इंक्रीमेंटल पॉजिटिव चेंजेस भी हो सकते हैं, वो चेंजेस डिक्रीमेंटल नेगेटिव चेंजेस भी हो सकते हैं. बट इफ़ वी टॉक अबाउट कि चेंज कितना हुआ, कितना से कितने फिगर से बढ़ कर के जीडीपी कितने फिगर पे पहुंच गई, तो वो डेटा इस स्टेटमेंट से नहीं मिल रहा. For that instance, we need some figures, we need some values, we need some data जो हमारे इस स्टेटमेंट को सपोर्ट करेगा, इस स्टेटमेंट को वेरीफाई कराएगा, स्टेटमेंट को प्रूव करेगा कि यस, जीडीपी ग्रोथ है या जीडीपी ग्रोथ नहीं है. तो उस डेटा के फिगर्स के लिए, उस इकोनॉमिक के क्वालिटेटिव डेटा को सपोर्ट करने के लिए हमें जिस न्यूमेरिकल डेटा की ज़रूरत पड़ती है उसे हम स्टैटिस्टिक्स में यूज़ करते हैं. तो स्टैटिस्टिक इज बेसिकली द क्वांटिटेटिव फीचर ऑफ दैट इकोनॉमिक्स विच सपोर्ट्स द क्वालिटेटिव डेटा. सो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर नाउ. Now here is what is meant by the term economics. So economics is the study of optimum utilization of scarce resources with the objective to satisfy unlimited wants and desires. Now, in this definition we have some keywords. एक चीज़ ध्यान रखेंगे सब लोग कि अगर हमें keywords पता है किसी भी definition के, so we can write a very good definition. Okay? So यहाँ पर सबसे important क्या है? Optimum utilization. Now what is meant by optimum utilization? Means कि हमें हर resource को इतने अच्छे तरीके से utilize करना है कि वो आज हमारी सारी needs को satisfy करे, हम उसका 100% यूज़ कर सके, और अगर हमें फ्यूचर में भी उस रिसोर्स की ज़रूरत पड़ेगी तो हम उसे तब के लिए भी संभाल के रख सके, जिसे हम प्रीवियस क्लासेस में एज सस्टेनेबल डेवलपमेंट पढ़ते थे. तो वी कैन से कि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन मतलब यूटिलाइजिंग द फुल कैपेसिटी ऑफ अ सिंगल रिसोर्स. देन रिसोर्स के लिए एक एडजेक्टिव यूज हुआ है, दैट इज स्केर्स. नाउ व्हाट इज स्केर्स? स्केर्स मीन्स कमी. तो हम जितने भी रिसोर्सेज यूज करते हैं कहीं भी प्रोडक्शन में या प्रोक्योरमेंट में, किसी भी इकोनॉमिक प्रोसेस में, all resources are scarce in their quantity. तो उन सारे scarce resources का हमें best utilization करना है so as to satisfy the unlimited wants and desires. Now the desires of the society, the want of the society are always unlimited. हमारी एक want complete होती है तो हमें दूसरी want आ जाती है, हम दूसरे को कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं, वो कंप्लीट होती है तो फिर हम तीसरे के लिए डिमांड करते हैं, वो कंप्लीट होगा तो हम नेक्स्ट के लिए डिमांड करेंगे. तो ये क्या है कि हमारी वांट्स कभी भी सेटिस्फाइड कंप्लीटली नहीं होती. इसलिए हमें रिसोर्सेज को बहुत बेस्ट तरीके से, बहुत वाइजली यूटिलाइज करना पड़ता है सो दैट वो लिमिटेड रिसोर्सेज को हम बेस्ट यूटिलाइजेशन में लेकर अनलिमिटेड वांट्स को भी सेटिस्फाई करने की कोशिश करेंगे. Then economic activities are one which are undertaken for monetary gain. This is what economics mean by the ordinary business of life. So economy में basically हम जितनी भी activities करते हैं they are all done for earning the livelihood. हमें पैसे कमाने हैं, हम monetary gain चाहते हैं, इसीलिए हम activities में indulge होते हैं ना. हम economy को further जो है 3 parts में discuss कर सकते हैं. Basically हम economy की अगर activities को categorize करें तो ये 3 categories में सारी economy की एक्टिविटीज हम डिवाइड कर सकते हैं, विच आर कंजम्पशन, प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन. सो व्हाट इज कंजम्पशन? कंजम्पशन में हम ये स्टडी करेंगे कि कोई कंज्यूमर जो है वो कैसे डिसाइड करेगा उसे कौन सा गुड्स खरीदने हैं और कौन से गुड्स नहीं खरीदने हैं, अगेन विद हिज स्केर्स रिसोर्सेज, विद हिज स्केर्स इनकम, दैट इज मनी. देन प्रोडक्शन में हम ये चेक करेंगे कि कोई प्रोड्यूसर है वो कैसे एनालाइज करेगा कि कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितनी कॉस्ट उसे लगेगी प्रोडक्शन करने में और कितनी क्वांटिटी उसे प्रोड्यूस करनी है अकॉर्डिंग टू इकोनॉमी. एंड डिस्ट्रीब्यूशन में विल स्टडी कि इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन इकोनॉमी में होल एज अ होल कैसे होता है. लाइक हमें वेजेस, सैलरीज पे करनी पड़ती है, हम प्रॉफिट्स मिलते हैं बिजनेस पर्सनस को, इंटरेस्ट मिलता है मनी सेक्टर वालों को. तो ये सारे वेरियस मीन्स हैं जिनके
जिनकी वजह से हम इकोनॉमी में इनकम को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, तो वो इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन हम यहाँ पर पढ़ेंगे। अब बात करते हैं स्कैरसिटी की। स्कैरसिटी बेसिकली सारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स की रूट है। अगर मैं ये बोलूँ कि कहीं किसी चीज़ की स्कैरसिटी नहीं होती तो शायद हमारी इकोनॉमी में कोई प्रॉब्लम ही अराइज नहीं होती, एंड विच इज़ बेसिकली फार ट्रू। ऐसा क्यों है? क्योंकि जितने भी रिसोर्सेज हम इकोनॉमी में यूज़ करते हैं हमारी डिमांड्स को, हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए, वो कहीं ना कहीं स्कैर्स ही होते हैं। अपार्ट फ्रॉम स्कैरसिटी, अपार्ट फ्रॉम लिमिटेशन ऑफ दिस, उस हर एक रिसोर्स के ऑल्टरनेटिव यूजेस भी होते हैं। जैसे यहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल कोट किया है कि एक फार्मर के पास अगर सिंगल पीस ऑफ लैंड है तो वो लैंड इज लिमिटेड, वो रिसोर्स लैंड का लिमिटेड है, बट इसके अलावा उसके पास क्या है, एन नंबर ऑफ चॉइसेस है कि वो उस पर क्या प्रोड्यूस कर सकता है। ही कैन प्रोड्यूस व्हीट, ही कैन प्रोड्यूस राइस, ही कैन प्रोड्यूस कैश क्रॉप्स लाइक कॉटन, जूट एक्सेट्रा। तो नाउ अब क्या हुआ कि वही एक लैंड है, वही एक लिमिटेड एरिया है, बट उसकी यूजेस बढ़ गए हैं, ऑल्टरनेटिव यूजेस चले गए हैं, तो यहाँ पर अगेन रिसोर्स पे क्या हुआ, एक और स्कैरसिटी का इफेक्ट आया। एंड स्कैरसिटी को आप कभी भी अवॉइड नहीं कर सकते, कभी सॉल्व नहीं कर सकते, हम उसे सिर्फ बेटर मैनेज कर सकते हैं। लाइक उस फार्मर को अगर मन करे कि नहीं मुझे वीट भी चाहिए और राइस भी चाहिए, तो अब वो रेशियो वाइज डिवाइड कर सकता है। ही कैन डू 50-50 कि आधे में वीट आधे में राइस करे, या अकॉर्डिंग टू डिमांड जैसा चल रहा है, वीट ज़्यादा लगाता है या राइस ज़्यादा लगाता है, वो ये कर सकता है। बट वो एक लैंड को डबल करके बड़ा तो नहीं बना सकता। तो इसलिए हम स्कैरसिटी को कम्प्लीटली अवॉइड नहीं कर सकते, हम स्कैरसिटी को मैनेज कर सकते हैं। अब स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन देखें तो जैसा मैंने अभी पहले भी बताया कि स्टैटिस्टिक्स बेसिकली क्या करता है, क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करने का काम करता है विद कंक्रीट फिगर्स। किसी भी क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन के साथ अगर आपको उसमें कुछ भी फिगर्स मिल जाएंगे तो वो डेटा और ज़्यादा वाइबल हो जाता है और ज़्यादा ट्रस्टवर्दी हो जाता है। लाइक अगर आपको बोला जाए कि आप इस क्लास में पास हो गए हो, तो पास हो गए हो इज़ जस्ट अ क्वालिटेटिव स्टेटमेंट, बट कितने नंबर से पास हुए हो, कितना स्कोर था आपका, वो एक अच्छा फैक्टर, एक अच्छा इंडिकेटर होता है। अब स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन को हम दो सेंस में पढ़ते हैं, एक सिंगुलर सेंस में, एक प्लूरल सेंस में। फर्स्ट टॉकिंग अबाउट प्लूरल सेंस। सो प्लूरल सेंस में स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन है द न्यूमेरिकल फैक्ट सिस्टमैटिकली कलेक्टेड दैट इज डेटा। जनरली हमें लगता है कि डेटा मतलब हम एक सिंगल फिगर की या सिंगल वैल्यू की बात कर रहे हैं। एक्चुअली डेटा इज प्लूरल। डेटा प्लूरल है क्योंकि उसमें एन नंबर ऑफ फिगर्स इंक्लूडेड होते हैं, एन नंबर ऑफ सीरीजेज इंक्लूड होती हैं, बहुत सारे फॉर्मूलाज हो सकते हैं, बहुत सारा कैलकुलेशन हो सकता है जिसके थ्रू हम एक रिजल्ट को एनालाइज करेंगे। एंड इन सिंगुलर सेंस वी मीन्स द कलेक्शन, क्लासिफिकेशन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ क्वांटिटेटिव डेटा। मतलब यहाँ पर हमारे पास कोई एक सिंगल सीरीज होगी, कोई एक सिंगल फैक्टर होगा जिसके बारे में हमें स्टडी करना होगा, तो हम उसे स्टार्टिंग से लेकर के आएंगे, कलेक्ट करेंगे, देन क्लासीफाई करेंगे, देन प्रेजेंट करेंगे, देन उसे एनालाइज करेंगे, लास्ट में इंटरप्रिटेट करके रिजल्ट डिराइव करेंगे। यहाँ जितने नाम लिखे हुए हैं प्रोसेस में, ये सारे प्रोसेसेस आपका एक एक सिंगल चैप्टर है। सो वी आर गोइंग टू स्टडी डीप अबाउट इट। Now here comes the features of statistics in its plural sense. Plural sense में हमने जो statistics देखा कि वो डेटा होता है, तो उस डेटा के फीचर्स क्या है यहाँ पर वो देखते हैं। फर्स्ट है इट इज़ न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड। ऑब्वियसली आप जितना भी डेटा डील करोगे अब स्टैटिस्टिक्स में, आगे जा करके हमें बहुत सारे न्यूमेरिकल्स मिलेंगे, बहुत सारे हम कैलकुलेशंस करने वाले हैं, तो वो सारे कैलकुलेशंस क्या है, न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड है, राइट। यू कैन नॉट राइट एनी डेटा इन वर्ड्स, यू कैन नॉट राइट इट इन डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, you need it is to be numerically expressed. Second, reasonably accurate. Actually हम statistics में जितना भी calculation करते हैं उसे हम reasonable accuracy पर लेकर आते हैं। मतलब हम बिल्कुल अप्रॉक्सीमेटली अगर रिजल्ट्स भी हमें मिलेंगे तो हम उससे काम चला लेंगे, हम एग्जैक्ट फिगर्स पर कभी नहीं जाते, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स बेसिकली रियल सिनेरियोज पर बेस्ड होता है। फॉर एग्जांपल अगर आप सेंसस कैलकुलेट कर रहे हो
सेंसस ऑलरेडी हम 2011 के फिगर्स पर देख रहे हैं, अभी 2 साल बाद दोबारा नेक्स्ट ईयर फिर से सेंसस होगा। तो सेंसस में फिगर्स में क्या होता है कि इट्स ऑलवेज एन अप्रॉक्सीमेशन कि हाँ आपके यहाँ की पॉपुलेशन इतने करोड़ या इतने लाख पीपल की है। वी कैन नॉट डिटरमाइन एवर कि दिस इज द एग्जैक्ट फिगर ऑफ पॉपुलेशन, वी कैन जस्ट गिव एन आइडिया, जस्ट गिव एन अप्रॉक्सीमेशन जो लगभग उस पॉपुलेशन के आसपास होगा। नेक्स्ट इज कैन इन्वॉल्व एस्टिमेशन। स्टैटिस्टिक्स में मोस्टली टाइम पर हम जितने भी रिजल्ट्स निकालेंगे वो कहीं ना कहीं एस्टिमेशन पर ही होंगे। जैसे यहाँ पर लिखा है, हाउएवर फॉर स्मॉल फील्ड्स ऑफ स्टडी टेक फॉर एग्जांपल द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच फील्ड ऑफ स्टडी इन अ कॉलेज, एग्जैक्ट नंबर कैलकुलेशन इज ईजी एंड एसेंशियल। लाइक हमें अगर सिंपल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स काउंट कर रहे हैं तो हम एक अप्रॉक्सीमेटली आइडिया पर भी काउंट कर सकते हैं। वी डोंट नीड एग्जैक्ट फिगर कि 5111 ही स्टूडेंट्स हैं, वी कैन सिंपली से कि इट्स 5000 students, or we can say it's 5100 students, like that. Next is systematic collection of data. बेसिकली डेटा हमारे पास जो भी होना चाहिए वो सिस्टमैटिकली कलेक्टेड होना चाहिए। सिस्टमैटिकली कलेक्टेड मीन्स एक्यूमुलेटिंग जस्ट रॉ डेटा विदाउट एनी इंफॉर्मेशन अबाउट इट्स ओरिजिन, पर्पस एक्सेट्रा इज नॉट वैलिड इन द स्टैटिस्टिकल यूनिवर्स। आप जो भी कैलकुलेशन करना चाह रहे हो, आप जो भी एनालिसिस करना चाह रहे हो, फर्स्ट यू हैव टू डिसाइड कि आपको कैलकुलेट क्या करना है। ओनली ऑन दैट बेसिस यू कैन डेराइव योर डेटा और यू कैन कलेक्ट योर डेटा। फॉर एग्जाम्पल आपको ये स्टडी करना है कि क्लास 11th के कितने बच्चों को टीवी में रियलिटी शोज देखना पसंद है। तो उसके लिए आपको पहले ये डिसाइड करना पड़ेगा ना कि यू आर टॉकिंग अबाउट रियलिटी शोज ओनली, तभी तो आप क्वेश्चन कर पाओगे, नहीं तो आप क्वेश्चन किस बेसिस पे करोगे। या आपको जस्ट ये एनालाइज करना है कि कितने बच्चे टीवी देखते हैं और कितने आवर्स देखते हैं। तो आपके माइंड में जब ये क्वेश्चन होगा, ओनली ऑन दैट बेसिस यू कैन आस्क क्वेश्चंस ना। आपको डेटा ही नहीं पता, आपको क्वेश्चन ही नहीं पता, तो आप किस बेसिस पर एनालाइज करोगे। नेक्स्ट इज रिलेटिव। हमेशा जितना भी हमारा डेटा होता है वो कहीं ना कहीं कंपैरिजन से ही बनता है। हमें हर दूसरे डेटा को एक दूसरे से कंपेयर करना पड़ता है। हम डिफरेंट सोर्सेज से भी अगर डेटा लेकर के आते हैं तो उनके बीच में कुछ ना कुछ रिलेशंस एस्टैब्लिश्ड होते हैं, या हम खुद उसमें रिलेशंस इस्टेब्लिश करते हैं सो दैट वी कैन कंपेयर। लाइक अगर मैं इंडियन जीडीपी पे बात करूं कि लास्ट ईयर कितनी थी और इस ईयर कितनी थी, सो वी आर रिलेटिंग इट विद ना। हम जब रिलेट करेंगे कि इस साल ज़्यादा है, लास्ट ईयर कम थी, तभी तो हम रिजल्ट बता पाएंगे कि ये इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है। नेक्स्ट, मल्टीपल फैक्टर्स। स्टैटिस्टिक्स में जितने भी डेटा होते हैं उन सब पर वेरियस नंबर ऑफ फैक्टर्स का इफेक्ट होता है। ठीक है, हम सिंपल एक फैक्टर के बेसिस पर नहीं बोल सकते कि ये इसके कारण ही इसमें इफेक्ट हुआ है। लाइक जैसे यहाँ पर लिखा है कि राइज इन प्राइस ऑफ कमोडिटी इज नॉट बिकॉज ऑफ अ चेंज इन वन फैक्टर बट इट इज एन इफेक्ट ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ फैक्टर्स। अब प्राइस इन कमोडिटी कैसे बढ़ सकती है, उसका एक रीज़न ये हो सकता है कि ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो गया, फ्यूल डीजल पेट्रोल ये महंगा हो गया। दूसरा रीज़न हो सकता है कि मार्केट में अब उस प्रोडक्ट की शॉर्टेज होना स्टार्ट हो चुकी है। तीसरा रीज़न ये हो सकता है कि लोग उस प्रोडक्ट को बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं जिसकी वजह से प्रोड्यूसर्स ने प्राइस बढ़ा दी। फोर्थ रीज़न ये भी हो सकता है कि अब वो प्रोडक्ट आउट ऑफ सीजन होने वाला है, या वो अभी न्यू ट्रेंडिंग आया है जिसकी वजह से उसके प्राइसेस हाई है। लाइक कोई भी नई टेक्नोलॉजी आएगी मार्केट में तो वो डेफिनेटली हाई प्राइसेस पर आएगी। सो देर आर एन नंबर ऑफ फैक्टर्स बिहाइंड द प्राइस ऑफ अ सिंगल कमोडिटी। तो हम किसी एक रीज़न स्पेसिफिक पे नहीं बोल सकते कि इसी की वजह से इफेक्ट हुआ है। नेक्स्ट इज एग्रीगेशन। सो स्टैटिस्टिक्स इज बेसिकली अ गेम ऑफ एवरेज एंड एग्रीगेट्स। हम यहाँ पर जितने भी एनालिसिस करेंगे वो मोस्टली बेसिस ऑन एवरेजेस होंगे। लाइक अगर हमें हाइट्स मेजर करनी है क्लास में बच्चों की, तो एक सिंगल स्टूडेंट की हाइट पर वी कैन नॉट गिव एनी रिजल्ट, वी कैन नॉट डू एनी एनालिसिस और एनी इंटरप्रिटेशन। हमें यहाँ पर क्या चाहिए, एक एवरेज हाइट ऑफ स्टूडेंट्स चाहिए ताकि हम डिस्क्राइब कर सकें कि ओके क्लास 11th में जो एवरेज बच्चे हैं वो 5.5 से लेकर के 6 फीट या 5.5 से लेकर के 5'10" तक के बीच में होते हैं।